कोई मेरे दिल दा हाल न जाने। अनम तारिक, किस्त नंबर 6। तेरी आरज़ू दिल में जागी है कुछ इस तरह, सहरा में भटकते मुसाफिर को पानी की हो जिस तरह। ख्वाहिशें मुँह ज़ोर हुई है कुछ इस तरह, समंदर की आती जाती लहरें हो जिस तरह। मेरी निगाहें तुम्ही को तलाशती हैं कुछ इस तरह, राही तलाशते हैं मंजिल को जिस तरह। सोनी से मेरी जिंदगी कुछ इस तरह, बन चूड़ी के कलाई हो जिस तरह। ये नज़्म उसकी ताज़ा तरीन लिखी गई नज़्म थी, जिसे लिखते हुए ना चाहते हुए भी उसका ध्यान असद की तरफ जा रहा था। बाहर से ज़ैनब की आवाज़ें आने लगीं। वो यूनिवर्सिटी से आ चुकी थी। माहीन ने फौरन से अपने सामने पड़ा रजिस्टर बंद किया था। फिलहाल वो इसके सवालों के जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। आज दिल बहुत उदास लग रहा था। माहीन, तुम अभी तक गई नहीं? ज़ैनब ने उसे रफ से हुलिये ने बिस्तर पर पड़े देखकर हैरत से बोली। कहाँ जाना था? माहीन ने बेध्यानी में सवाल किया। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए जाना था, वो तड़क कर बोली। ओह, मैं भूल गई थी। वो बेदिली से उठी और तैयार होने लगी। इस दिन वाला वाक़या फिर से याद आया था। दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर कहे कि नहीं करनी उसे किसी भी हॉस्पिटल में जॉब, जहां पर नज़रों के सामने किसी की जिंदगी छीन ले और आप कुछ भी न कर सको। फिलहाल वो सब एक ही लाइन में खड़ा करके सोच रही थी। दिल में उदासी के साथ साथ डर और खौफ का भी गलबा था। माही, बेटा जल्दी करो, तहरीम ने आकर कहा तो उसने सर पर हिजाब लपेटकर मोबाइल और अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए। इसे जाना था, इसे जॉब करनी थी और हर हाल में करनी थी। अपने सामने खड़ी अपनी माँ के लिए करनी थी, जिसने दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया था, काबिल बनाया था। उसे अपनी माँ की, बहन की और शायद अपनी भी ख्वाहिश का पास रखना था। धीमी सी मुस्कुराहट के साथ वो उन्हें दुआ के लिए कहती बाहर निकल गई। शुक्र है काम खत्म हुआ, अब सब उठो, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है। सुबह नाश्ता भी हल्का फुल्का किया था और इंटरव्यू के चक्कर में लंच भी गोल कर चुकी हूँ। डॉक्टर वर्दा जल्दी मचाती बोली। ये डॉक्टर असद की सीनियर थीं। असद पढ़ाई में अक्सर उनसे मदद तलब किया करता था और अब उसने उन्हें अपने हॉस्पिटल में जॉब ऑफर की तो वो राजी हो गई थीं। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। डॉक्टर शाहिर ने भी उनकी तायीद की। चले फिर, आप सबका खाना मेरी तरफ से। असद खड़ा हो गया, उसे भी भूख महसूस हो रही थी। वो तीनों सुबह से इंटरव्यू के लिए आने वालों के साथ सर खपा रहे थे और अब शाम होने को आई थी। सर, एक लड़का आया है, कह रहा है कि इंटरव्यू देने आई है। एक लड़के ने आकर उन्हें इत्तला दी। उसे कहो कि इंटरव्यू हो चुका है, डॉक्टर वर्दा बेजारी से बोली। असद के चेहरे पर भी कोफ्त के आसार थे। सर, मैंने कहा है, पर वो लड़की बहस कर रही है। वो लड़का बेचारगी से बोला। ओके, आप उसे भेज दें, इसे जल्दी से फारिग करें, फिर चलते हैं। डॉक्टर शाहिर ने पहला जुमला लड़के से कहा, दूसरा जुमला असद और डॉक्टर वर्दा से कहते। उन्हें कहते वो बैठ गए तो नाचार उन्हें भी बैठना पड़ा। माहीन ने जैसे ही कदम अंदर रखा, सामने ही असद को बैठा देखकर साकित रह गई थी। वो डॉक्टर शाहिर से महवे गुफ्तगू था, इसलिए उसने अभी तक माहीन को नहीं देखा था। माहीन का दिल चाहा यहीं से वापस पलट जाए, मगर वाए किस्मत, डॉक्टर वर्दा ने उसे देख लिया था। आप अंदर आ जाएं या फिर हम वहाँ पर आकर आपका इंटरव्यू लेंगे। थकन और भूख की वजह से वो कुछ ज्यादा ही रूड हो रही थी। डॉक्टर वर्दा की आवाज पर इन दोनों ने भी सर उठाकर उसे देखा था। असद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। वो सर झुकाए छोटे छोटे कदम उठाती वो बैठ गई थी। असद बार बार पलकें झपकाए उसे देख रहा था। कुछ देर पहले वाली बेजारी और नागवारी मफकूद थी। डॉक्यूमेंट्स दें अपने। डॉक्टर वर्दा के कहने पर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, जो उन्होंने आराम से असद के आगे खिसका दिए। ये जॉब क्यों करना चाहती हैं आप? डॉक्टर वर्दा ने अकताए हुए उससे पहला सवाल किया। सर झुकाए बैठी ये लड़की उन्हें सख्त बर लग रही थी, जो इस वक्त उनके खाने की दुश्मन बनी हुई थी। माहीन ने कोई जवाब नहीं दिया। असद खामोश बैठा उसे देख रहा था। अपने सामने पड़ी फाइल पर उसने एक नजर भी नहीं डाली थी। कुछ पूछा है आपसे, आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? उनकी बेजारी हद से सवा थी, पर माहीन के जवाब ने फौरन उनकी बेजारी खत्म की थी। क्योंकि मेरी मामा चाहती हैं कि मैं ये जॉब करूं, वो कह रही थी। व्हाट?
डॉक्टर वर्दा और डॉक्टर शाहेर को जैसे करंट लगा था, जबकि असद ने पुरसुकून अंदाज में उसकी फाइल पर नजर डाली। वो हैरान से कभी फाइल को और कभी सामने बैठी लड़की को देख रही थी, जिसने 3 साल गोल्ड मेडल हासिल किया था। इतनी लायक तो वो खुद भी नहीं रही थी, बल्कि इन तीनों में से कोई भी नहीं था। वो अपने कुछ देर पहले के रवैया पर शर्मिंदा हुई थीं। आप अगर यकीन कर सकते हैं तो कर लें, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी वालदा की ख्वाहिश पर यहाँ आई हूँ। मैं खुद यहाँ तो क्या, कहीं पर भी जॉब नहीं करना चाहती। वो तल्खी से बोलती सामने बैठे 2 नफूस को हैरान कर गई थी, जबकि तीसरा नफूस उसके तासुरात को बगौर देख रहा था। मेरा ख्याल है हमारी गुफ्तगू मौजू से हट रही है। डॉक्टर शाहेर ने गुफ्तगू का मौजू तब्दील करना चाहा। आप परसों से बल्कि कल से ही ज्वाइनिंग दे सकते हैं। फिलहाल आपको ट्रायल पर रख रहा हूँ। आपकी कारकर्दगी की बिना पर बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर आप लोग मिल जाएगा। वो कहता हुआ उसकी फाइल उठाता खड़ा हो गया था। तीनों अब झटके से उसे देख रहे थे। उम्मीद है कि आप अपनी वालदा ही के चाहने पर अपना फर्ज अच्छी तरह निभाएंगी। वो उसकी आंखों में झांकता संजीदगी से कह रहा था। माहीन की आंखों में हल्की सी नमी के साथ साथ सुर्खी भी थी, और एक चीज जिसने असद को चौंकाया था वो उसकी आंखों में मौजूद खौफ था। क्या माहीन डॉक्टर असफर के पास जॉब के लिए गई थी? अगर ये बात सही थी तो माहीन का खौफ और उसका अभी कुछ देर पहले का रवैया उसकी समझ में आ गया था। कमरे से बाहर निकलता वो बात की तह तक पहुंच गया था। डॉक्टर शाहेर और डॉक्टर वर्दा भी उसके पीछे बाहर निकल गए थे। कुछ देर वहीं पर सर झुकाए बैठी अपने हाथों को मसलती रही, फिर बेदर्दी से आंखें रगड़ती उठ खड़ी हो गई। असद, तुमने गलती की है उसे जॉब देकर, डॉक्टर शाहेर ने खाने के दौरान कहा। वो लड़की मुझे गैर हाजिर दिमाग लग रही थी। तुमने सरासर जल्दबाजी की है। सिर्फ उसके नंबर्स की बिना पर हम उसे नहीं रख सकते। इस फील्ड में किसी भी डॉक्टर की जरा सी गलती से किसी की जान भी जा सकती है। डॉक्टर वर्दा ने भी एतराज उठाया और आखिर में उसे बहुत कुछ बावर करवाना चाहा। मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। आप सबके एतराजात बेमानी हैं। वो संजीदगी से कहता दोनों को खामोश करवा गया था। वो किताने अपने सामने फैलाएं पूरी तरह से उनमें गुम था। जब फोन की आवाज ने उसे चौंकाया, उसने बेजारी से फोन पर चमकते अनजान नंबर को देखा। फोन बजना बंद हुआ तो वो फिर से किताब खोलकर पढ़ने लगा। शीशे की मेज पर अपनी किताबें फैलाएं खुद वो फर्श पर बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद फोन दोबारा बजा तो उसने झुंझलाकर फोन उठा लिया। जी फरमाइए, ऐसी क्या बात है जो हड्डी को चैन नहीं लेने दे रही है? फोन उठाते साथ ही वो काट खाने को दौड़ा था। पढ़ाई के दौरान तो उसे किसी अपने की मुदाखलत भी पसंद नहीं थी, कुजा कि किसी अनजान शख्स की। दूसरी तरफ खामोशी थी। शायद अगला बंदा कॉल करके पछता रहा था। जब कोई बात नहीं करनी तो दूसरों को खामखा डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? वो झंझलाया। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया है तो। दूसरी तरफ से उभरने वाली जाने पहचानी नस्वानी आवाज ने उसे चौंकाया था। मैं जैनब बात कर रही हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद वो खुद ही बोली। जैनब को उसे ख्वामखा ही फोन करने पर शर्मिंदगी हुई थी। ओह हाय सिस्टर, कैसी हो? असद के लहजे में एकदम से खुशगवारियत दराई थी। मैं तो ठीक ही हूँ, पर एक बात मैं आपको बता दूं, भाई आप जैसे नहीं होते, बेवफा किस्म के, बहनें बनाकर फिर पलटकर पूछा भी नहीं। जैनब ने बेसाख्ता उससे शिकवा किया था। उसके लहजे में बहनों वाला मान दराया था। बहनें नहीं, मीने सिर्फ बहन बनाया है, और वो भी तुम्हें। वो तो जैसे उसके बहनें कहने पर बतका था, इसलिए अपने लफ्जों पर जोर देकर बोला। वैसे शिकवा मुझे करना चाहिए था। बगैर बताए, बगैर कोई आता पता दिए अचानक से ही वहाँ से गायब हो गई। अब के असद ने शिकवा किया। जी दरअसल माहीन ने अपनी जॉब की वजह से जल्दी मचाई थी। कोई फायदा नहीं हुआ इस जल्दी का। जॉब से उन्हें फिर भी निकाल दिया था। वो फौरन से बोली थी। बात का रुख खुद ब खुद इस मौजू की तरफ चला गया था जिस पर बात करने के लिए उसने असद को फोन किया था। वो रुकी थी, फिर थोड़े तवक्कुफ के बाद बोली। एक जगह और जॉब के लिए गई थी, पर सिर्फ एक दिन ही गई। फिर कहती कि मैंने नहीं करनी यहाँ पर जॉब। अब एक और जगह पर इंटरव्यू दिया है, दुआ करें कि ज्वाइनिंग कॉल आ जाए। वो तफसील से बोली। असद समझ नहीं सका था कि वो बोलती ही इतना है या बतौर खास असद से ये अब कह रही है। हाँ, वो इंटरव्यू देने मेरे ही हॉस्पिटल में आई थी। तुम इसकी जॉब पक्की समझो, वो सुबह से ज्वाइन कर ले, असद ने उसे बताया। जैनब चौंक गई। माहीन ने उसे इस बारे में नहीं बताया था, और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें तो जॉब से निकालने का तो चांस ही नहीं है। वो दोस्ताना अंदाज में बोला।
रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो आप ना ही करें, मेरी बहन को अपने काम से इश्क है, जुनून की हद तक मोहब्बत करती हैं वो अपने प्रोफेशन से। ज़ैनब के लहजे की सच्चाई असद को हैरत के समंदर में गौताजन कर रही थी। आप अगर यकीन कर सकते हैं तो कर लें, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी वालदा की ख्वाहिश पर आई हूँ। मैं खुद यहाँ तो क्या कहीं पर भी जॉब नहीं करना चाहती। माहीन का तलखी से कहा गया जुमला उसके कानों में गूंजा तो वो मजीद उलझ गया। फिर चौंक कर ज़ैनब की तरफ मुतवज्जे हुआ जो कह रही थी, आपको अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको एक वीडियो सेंड करती हूँ, वो देखकर शायद आपको यकीन आ जाएगा। ओके, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, खुदा हाफिज। वो अजीब से अंदाज में कहती फोन बंद कर चुकी थी। असद उसके अंदाज को नोट किए बगैर हंसने लगा। सही कह रहा था खान, पूरी पटाखा है। वो बंद फोन को देखता हुआ मुस्कुरा कर बोला, एक बहन पटाखा है और दूसरी बहन पहेली। चलो पहेली बूझते हैं, देखते हैं किस हद तक कामयाब होते हैं। वो दिलकशी से मुस्कुराया था। किसी शायर की गजल को हकीकत में जो देखूं तो तुम ही को देखूं, कभी बहार की चमकती सुबह में जो देखूं तो तुम ही को देखूं, चहचहाते परिंदों के आशियानों को जो देखूं तो तुम ही को देखूं, पहाड़ों पर बहते झरनों को जो देखूं तो तुम ही को देखूं, फलक पर उतरती शामों को जो देखूं तो तुम ही को देखूं, पर्वतों पर छाई घटाओं को जो देखूं तो तुम ही को देखूं, कुदरत के फैले निज़ारों को देखूं तो तुम ही को देखूं। वो सोफे की पुश्त से टेक लगाए आंखें मूंद गया। जानता था कि अब चाहने के बावजूद भी वो दोबारा से पढ़ नहीं पाएगा। मैसेज ट्यून के बजने पर उसने आंखें खोलकर फोन की तरफ देखा। ज़ैनब ने उसे वीडियो सेंड की थी। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई, मगर जैसे ही वीडियो चलना शुरू हुई असद के चेहरे के तासुरात बदले थे। मुस्कुराहट सिमट गई थी, रोशन कुशादा पेशानी पर बल नमूदार हुए। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जा रही थी उसकी पेशानी के बलों में भी इजाफा होता जा रहा था। ये वीडियो उस ऑपरेशन की थी जब डॉक्टर असवर धोखे से माहीन को अपने साथ मदद के लिए लेकर गया था। वीडियो के खत्म होते ही उसे ज़ैनब का मैसेज आया था, अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश भी की तो एक बात याद रखना, ये वीडियो इस बात का सबूत है कि तुम भी इस सब खेल में बराबर की शरीक हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी बहन किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इसी तरह से चंद और मैसेज उसे ज़ैनब ने फॉरवर्ड किए थे। वो समझ गया था कि ये धमकी आमेज मैसेज यकीनन माहीन को असवर की तरफ से मौसूल हुए थे। असद ने फीले फौर ज़ैनब को कॉल की थी, मगर उसका नंबर ऑफ था। वो गहरा सांस भरकर रह गया था। मतलब ये पहेली इतनी आसान नहीं है। सोचता हुआ वो अपने लिए कॉफी बनाने चला गया। वो बेयकीनी से अपने सामने पड़े खून में लथपथ वजूद पर नजरें गाड़े खड़ी थी। कई आवाजें उसके कानों में पड़ी थी, मगर सारी आवाजें गुडमुड हो रही थीं। मेरी बात ध्यान से सुने, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस थी। इसके जख्म बहुत गहरे थे, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई है। अंडरस्टैंड? सिर्फ ये जालिमाना और सफाक अल्फाज उसकी समाअतों में गूंज रहे थे। वो जैसे अपनी जगह पर जम सी गई थी। डॉक्टर माहीन, प्लीज आप इसे ट्रीटमेंट देना शुरू करें। नर्स ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया तो वो एकदम से होश की दुनिया में लौटी थी। उसे हॉस्पिटल आते हुए पूरे हफ्ता हो चुका था। अब तक उसका और असद का आमना सामना नहीं हुआ था। आज जब वो हॉस्पिटल आई थी तो वहाँ पर मामूल से ज्यादा हलचल थी। पता करने पर उसे मालूम हुआ था कि एक एक्सीडेंट के नतीजे में बस उलट गई थी और एक वैन भी बुरी तरह से मुतासिर हुई थी। यही वजह थी कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज थी और सब डॉक्टर मसरूफ थे। एक पेशेंट जब उसके सामने लाया गया तो वो वाकई उसकी जहनी हालत अबतर कर रहा था। डॉक्टर माहीन, नर्स ने उसे फिर से हिलाया तो वो कपकपाते हाथों से मरीज के जख्म साफ करने लगी। मिस माहीन, मैं ये सब आपसे कह रहा हूँ क्योंकि बाकी सब ये बातें जानते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रही हैं? एक आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी तो माहीन को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। एक नर्स माहीन की हालत देखती हुई बाहर दौड़ी। थोड़ी देर बाद वो असद और डॉक्टर वर्दा के साथ अंदर दाखिल हुई थी। माहीन को एक साइड पर करते हुए वो दोनों खुद मरीज को देखने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर वर्दा तो माहीन पर एक गुस्से भरी नजर डालकर रूम से बाहर निकल गई थी, जबकि असद एक साइड पर खड़ी माहीन की तरफ बढ़ा। आप होश में तो हैं? क्या कर रही थीं आप? आपको अंदाजा भी है कि आपकी वजह से किसी की जान जा सकती थी। वो उसका बाजू सख्ती से पकड़कर उसे झंझोड़ता हुआ दबी दबी
आवाज में गर्राया, ठीक कह रहे थे सब, आप इस जॉब के लिए अहल नहीं है। असद ने एक झटके से उसका बाजू छोड़ा। माहीन के आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बहने लगे। वो जितना भी इस शख्स के सामने खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश करती थी, उतना ही उसके सामने बिखरती चली जाती थी। जितनी कोशिश करती थी कि इस इंसान से अपने आप को, अपनी जिंदगी की कमजोरियों को पोशीदा रखे, उतनी ही उसके सामने खुलती जाती थी। उसने बाएं हाथ की पुष्ट से बेदर्दी से अपने गाल रगड़ डाले। कुछ कहने के लिए लब खोलने चाहे, मगर फिर सख्ती से लबों को भींचती बाहर निकल गई। ये एक इत्तेफाक ही था कि जब भी उसका और असद का आमना सामना हुआ था, किसी न किसी वजह से आंसू उसकी आंखों से बह निकलते थे। कमरे से बाहर निकलते हुए वो पुख्ता इरादा कर चुकी थी कि अब असद के सामने एक आंसू भी नहीं बहाएगी। अब अपनी जात का मजीद कोई भी तल्ख पहलू वो उस पर वाज़ेह नहीं होने देगी। पर जैसा वो सोच रही है, ऐसा हो भी पाएगा या फिर कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। इसके इस तरह से चले जाने पर असद ने मुट्ठियां भींची थीं, फिर सर झटक कर कमरे से निकल गया। फिलहाल उसके पास इन सब बातों के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं था। 11:30 बज रहे थे। वो अभी फारिग होकर अपने कैबिन में आकर बैठा था। कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए, आंखें मूंदे, दर्दे सर को 2 उंगलियों और अंगूठे की मदद से मसलता वो कॉफी का इंतजार में था। अपने कैबिन में आने से पहले वो कॉफी का कह कर आया था, सर ये आपकी कॉफी। कुछ ही देर में एक लड़का उसके लिए कॉफी ले आया था। सुनो, टेक छोड़कर बैठता वो बेसाख्ता उस लड़के को पुकार बैठा था। जी सर। वो मुअद्दब सा खड़ा उसके बोलने का इंतजार में था। कुछ नहीं, जाओ। कॉफी का घूंट भर के उसने उसे कुछ भी कहे बगैर जाने का इशारा किया। वो हैरत से उसे देखता बाहर निकल गया। 2 घूंटों में मग खाली करके वो थके थके अंदाज में फिर से कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। वो माहीन के साथ अपनाए गए अपने रवैये पर पशीमा था, जबकि वो माहीन की हालत की वजह से भी अच्छी तरह वाकिफ था। फिलहाल वो ये भी नहीं जानता था कि माहीन हॉस्पिटल में है भी या फिर जा चुकी है। हेलो, क्या चल रहा है यहाँ पर? घर नहीं जाना है क्या? वो उन्हें सोचों में गुम था जब डॉक्टर वर्दा की थकी थकी आवाज उसके कानों से टकराई। हाँ बस मैं निकलने ही लगा था, आप नहीं घर गई अभी तक? वो चौंक कर सीधा हो बैठा। डॉक्टर वर्दा सामने कुर्सी पर रिलैक्सी बैठी थी। हाँ, मैंने मैसेज कर दिया है फाइक को, बस पहुँचने वाले होंगे। घड़ी पर नजर डालती वो बेजारी से बोली, वैसे तुम ठीक कह रहे थे, काफी रिस्पॉन्सिबल हैं डॉक्टर माहीन। वो एकदम से जैसे कुछ याद आने पर बोली। असद को लगा था जैसे वो उस पर तंज कर रही है। उसने खाइफ नजरों से डॉक्टर वर्दा को देखा। मजाल है जो उसने एक लम्हे के लिए भी आराम किया हो या फिर कोई भी चीज हल्क से उतारी हो। उसका सुबह का रवैया देखकर तो मैं मायूस हो गई थी, पर बाकी का सारा दिन जिस तरह से उसने काम किया है, मैं काफी हैरान हुई। वो हैरानी से कहती उसे भी हैरान कर गई थी। तभी उनके फोन की बेल बजी तो वो कॉल पिक करती, हाथ के इशारा से अपने जाने का बताती वो चली गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो आप ना ही करें। मेरी बहन को अपने काम से इश्क है, जुनून की हद तक मोहब्बत करती हैं वो अपने प्रोफेशन से। ज़ैनब की आवाज उसके कानों में गूंजी तो वो दोनों हाथों से सर थाम कर रह गया। लेट होने की वजह से आज वो घर से आधा अधूरा नाश्ता करके आई थी। सारा दिन खाली मैदा और खाली जहन के साथ जिस तरह से वो काम करती रही थी, ये या तो वो जानती थी या फिर उसका खुदा। फारिग होकर जब उसने हॉस्पिटल से बाहर कदम रखा तो मौसम के तेवर देखकर सही मानों में उसे नानी याद आ गई थी। तेज तेज कदम उठाती वो मेन रोड तक आई, मगर दूर दूर तक किसी कन्वीनेंस का नामो निशान तक नहीं था। बादलों के गरजने की आवाज उसे खौफ में मुब्तला कर रही थी। हवा इतनी तेज थी कि माहीन को अपनी हड्डियों में धंसती हुई महसूस हो रही थी। चंद लम्हों में बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हो गई थीं। एक नई फिक्र, एक नई परेशानी, ऊपर से खाली पेट वो रो देने को हो गई थी। अब अगर वो हॉस्पिटल वापस भी जाती तो पूरी तरह से भीग जाना था। वो वहीं खड़ी किसी कन्वीनियंस का इंतजार करने लगी जब एक गाड़ी तेजी से उसके पास से गुजरी थी। थोड़ा सा आगे जाकर गाड़ी रुक गई थी। वो गाड़ी रिवर्स करके उसके पास ले आया था। बैठ जाएं। गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसने माहीन को बैठने का कहा। माही बैठ जाएं, जल्दी करें, इससे पहले कि मौसम मजीद खराब हो। उसे कशमकश में देखकर वो सख्ती से बोला तो वो बारिश से बचने के लिए बिना कुछ सोचे समझे बैठ गई। जी दोस्तों, चिट्टा एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि हमें पता चले कि आप कहानी को पसंद कर रहे हैं। अगर सच में कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस कहानी को शेयर करें। मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।